बिजी लाइफस्टाइल में अपने करियर की हेल्थ पर ध्यान देते हैं, अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी की हेल्थ की बारी आती है, जो मेन हेल्थ जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, उसमें कहीं पीछे हट जाते हैं। और आज का ये स्पेशल एडिशन इसीलिए माय एफएम लेकर के आया है। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे मानसी। मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं, वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, डॉक्टर अतुल समाया, हु इज द लीडिंग जीआई कैंसर सर्जन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम बंसल हॉस्पिटल भोपाल। थैंक यू मानसी। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तब मुझे पता लगा कि आपके अंदर सिर्फ सर्जन की खूबी नहीं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। आप एक मजिशियन हैं, एक पोएट हैं, एक राइटर हैं। सो प्लीज अगर आप हमें अपने इस फेस के बारे में अगर हमें बताना चाहें थोड़ा सा, कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जो ये आपकी है। देखिए, इस मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज ए फ्रीडम फाइटर और साथ में राइटर भी थे, पोएट भी थे। तो प्रोबेबली उनसे इंस्पिरेशन मिला और हो सकता है कुछ उनके जीन्स भी रहे होंगे, बिल्कुल जिसकी बिल्कुल, वजह से हेरिडिटरी आता ही है। तो जिसकी वजह से मुझे राइटिंग और पोएट्री लिखने के लिए मौका मिला। और मैं अपने कॉलेज टाइम से, बल्कि ये बोलूं कि स्कूल टाइम से ही थोड़ा बहुत लिखता था, कॉलेज टाइम पे भी लिखा। पर धीरे धीरे जब हम अपने करियर में बिजी हो जाते हैं तो शायद हमारी हॉबीज थोड़ी सी पीछे हो जाती हैं। पर जब भी मौका मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, मूड होता है, तो कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ जी बिल्कुल। सो अब लिटरली हम जानना चाहेंगे इस बारे में। मुझसे वेट नहीं हो रहा, क्योंकि जब से मुझे पता लगा था कि आप मजिशियन हैं, आई वाज लाइक कि नहीं, एक मैजिक ट्रिक मैं सर से जरूर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सर, कैन यू शो एनी वन मैजिक ट्रिक फॉर द पीपल, फॉर द व्यूअर्स। Okay, basically I have not practiced the magic for a long time, but I have certain tricks, so I will try to show only Yes one, sir, because sure we know that this is sure, awareness for the people and not for the magic. So I will show yes one yes, small trick for you. yeah. This is a single wall, and you can see all of my hand is empty. So I am just doing a trick. You can see now the two walls. Now I will collect in my hand. So this is now two walls are there with the one wall. Oh, So now I have a two walls. I will create one more wall with this single wall. So you can see that now there are three walls here. wow, how is this happening? थैंक यू सो मच। मतलब आप मजिशियन हैं और किसी मजिशियन से ये तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए कि आपने किया कैसे, बिकॉज आई नो वो अपने ट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं बताने नहीं वाले। बता। वेल थैंक यू सो मच सर कि आपने इस मैजिक ट्रिक को दिखाया। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी सभी व्यूअर्स को कि भोपाल इज रियली वेरी लकी, बिकॉज हमारे साथ में यहाँ डॉक्टर अतुल समाया जो हैं, वो एम्स दिल्ली से अपना एमएस कंप्लीट करने के बाद हमारे शहर भोपाल में सेटल हुए। उन्होंने यूरोपियन बोथ सर्टिफिकेशन एमआरसीएस फ्रॉम यूके एंड यूएस फेलोशिप्स को भी उन्होंने इसमें महारत हासिल करी है, और उसके बाद ही वो हमारे शहर भोपाल में आकर सेटल हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और आज हमारे साथ भी यहाँ पर जुड़े हैं। बट आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन बिफोर we go for the further discussion. How do these top-notch exposures help the patients, doctor? देखिए, यदि हम भोपाल की बात करते हैं या मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो कैंसर ट्रीटमेंट को लेके काफी पिछड़ापन था। मैं 2004 में भोपाल आया था, और उस समय यदि हम बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में दो कैंसर सेंटर होते थे, एक जवाहरलाल नेहरू और एक ग्वालियर में कैंसर सेंटर था। जी। इसको लेके, चूंकि मैं सागर बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं, और मेरे को ये शुरू से था कि मैं अपने जो फील्ड है, अपने एरिया में जाकर लोगों को सर्व करूं। और इसकी मुख्य वजह थी कि चूंकि मेरे ग्रैंड मदर भी सोशल सर्विस काफी करती थी, मेरे ग्रैंडफादर भी फ्रीडम फाइटर थे, तो उन लोगों ने जो इंस्पिरेशन या जो वैल्यूज दिए थे कि आप अपने क्षेत्र में वापस आए, यहाँ के लोगों को सर्व करें, क्योंकि ये रिलेटिवली मेडिकली यदि हम बात करते हैं, भोपाल को काफी पिछड़ा था। हाँ, पिछले यदि हम 2004 की जब बात करते हैं, पर धीरे धीरे यहाँ भी डेवलपमेंट हुए हैं, और भोपाल तो अब काफी एडवांस हो गया है मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके। तो इस तरह से मैं भोपाल आया, और भोपाल में आने के बाद कैंसर बहुत ही बेसिक रूप में यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता था कैंसर को लेके।
ज्यादातर जो फोकस होता था, जो भी सेंटर्स थे उन पे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पे फोकस था और सर्जरी का फोकस कम था। जबकि फैक्ट ये है, शायद आपको भी ये पता नहीं होगा, कि जितने भी सॉलिड ट्यूमर्स हैं, सॉलिड ट्यूमर्स का मतलब होता है ब्लड कैंसर के अलावा जितने ट्यूमर्स हैं, उनमें सर्जरी का मेन रोल होता है उनको क्योर करने के लिए। किंतु सर्जरी वाज लैकिंग बिहाइंड, सर्जरी का बहुत ज्यादा रोल या बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। तो यहाँ आने के बाद एक स्ट्रगल भी था लोगों को कन्विंस करने के लिए। एडवांस टेक्नोलॉजीज थी जो मैं यूके और यूएस से सीखा था, एम्स दिल्ली में जो एक्सपोजर मिला था उसको प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने में शुरुआती दौर में थोड़ी सी दिक्कतें भी हुई, पर धीरे धीरे जब आप अपना काम अच्छे से शिद्दत के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, जब रिजल्ट लोगों को रखते हैं तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे कैंसर का जो सर्जरी है उसको लेके हमने डेवलप किया। और निश्चित तौर पे जब हम किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, जब हम किसी भी फॉरेन कंट्री में वहाँ के एक्सपोजर को लेके आते हैं, तो उसका बेनिफिट यहाँ के पेशेंट्स को मिलता ही है। क्योंकि कोई भी, आप जब भी किसी फेलोशिप पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपका मेन पर्पज यही होता है, जो वहां पे आपने लर्न किया है, जहां वहां पे आपने जो सीखा है उसको आप ट्रांसफर करें पेशेंट्स के लिए और साइंस के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमें डॉक्टर अतुल समाया के बारे में तो जानने को अभी मिला, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जीआई कैंसर के बारे में। तो पहला सवाल यही है, व्हाट इज जीआई कैंसर? जीआई कैंसर क्या है? जीआई यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैंसर। जीआई कैंसर यानी जनरल यदि हम आम भाषा में बोलें तो पेट में होने वाले कैंसर्स को जनरली जीआई कैंसर कहा जा सकता है। पर यदि हम टेक्निकली बात करते हैं तो जीआई कैंसर हमारी आहार नली से लेके मल द्वार तक जो कैंसर होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो कैंसर होते हैं, उनको हम जीआई कैंसर कहते हैं। इसमें मुख्यतः 4 कैंसर आते हैं: इसोफिजियल यानी आहार नली का कैंसर, स्टोमक यानी आमाशय का कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइनल यानी छोटी आंत के कैंसर, और लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम यानी बड़ी आंत और मल द्वार या मलाशय के कैंसर। ये 4 मुख्य रूप से कैंसर आते हैं। इसके अलावा पेनक्रियाज, लीवर, गॉलब्लैडर के कैंसर भी जीआई कैंसर के साथ क्लब किया जाता है, किंतु उनकी पैथोलॉजी भी थोड़ी अलग होती है, या उनका जो कारण है या ईटियोलॉजी है वो भी अलग होते हैं, उनके रिस्क फैक्टर भी अलग होते हैं। तो उनको आजकल थोड़ा सा सेपरेट करके हेपेटोबिलियरी कैंसर में सब क्लासिफाई किया गया है। कहते हैं कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज पर ही अगर डायग्नोस हो जाए तो उसे ट्रीट करना ज्यादा इजी हो जाता है डॉक्टर्स के लिए, लेकिन लोग जो हैं वो अक्सर समझ ही नहीं पाते, अर्ली सिम्टम्स ही नहीं जान पाते। तो जीआई कैंसर के अर्ली सिम्टम्स आप क्या बताना चाहेंगे? यदि हम शुरुआती लक्षणों की बात करें तो जो, जैसा कि मैंने बताया, 4 तरह के कैंसर प्रेडोमिनेंटली जीआई कैंसर में हम लेते हैं। तो जो इसोफेगस यानी आहार नली के कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, व्यक्ति जो महिला या पुरुष है उसको खाना निगलने में परेशानी होती है। शुरुआत में वो ठोस आहार के लिए होती है और धीरे धीरे वो लिक्विड के लिए भी बढ़ती जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे यहाँ पे लोग बाग इस तरह की चीजों को लेते हैं, गैस हो गया है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, शायद इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। किंतु यदि किसी व्यक्ति को लगातार मान लीजिए कि एक 4 से 6 हफ्ते तक लगातार खाना निगलने में परेशानी हो रही है, तो उसको इंडोस्कोपी कराना चाहिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये बहुत ही शुरुआती लक्षण है आहार नली के कैंसर का। और यदि हम इस स्टेज पर पकड़ लेते हैं तो हम ज्यादातर आहार नली के कैंसर को स्टेज 1 और 2 पर डिटेक्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट आता है वो जब लिक्विड में प्रॉब्लम होने लगती है उसको लेने में तब आता है, और जब तक जो हमारी ल्यूमेन होती है, आहार नली की जो ल्यूमेन है, वो लगभग 3/4 ऑक्यूपाई हो जाती है, यानी कि 75% ऑक्यूपेंसी जब ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तब हमें लिक्विड में प्रॉब्लम होती है, तो लेट हो जाता है। इसलिए आहार नली के कैंसर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, यदि किसी भी व्यक्ति को खाना निगलने में दिक्कत हो रहा है और लगातार परसिस्ट कर रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके एक एंडोस्कोपी कराना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हु इज एट मोर रिस्क? किस उम्र के लोग या किस जेंडर के लोगों को इस चीज का ज्यादा खतरा होता है? हाँ, देखिए, कैंसर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहीं हो सकता और एडल्ट को होता है या ओल्ड एज में नहीं हो सकता है। सभी को कैंसर हो सकता है, पर ज्यादातर जो लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का कंजम्पशन करते हैं, उन लोगों को रिस्क ज्यादा होता है। यदि हम कोलोरेक्टल कैंसर की बात करते हैं जो काफी कॉमन है बेसिकली, उसमें मल द्वार के द्वारा लोगों को खून आता है या रक्त का स्राव होता है, जिसे लोग कॉमनली हेमोराइड्स या पाइल्स को लेकर ट्रीट करते हैं।
और जब तक वो 4-6 महीने तक ट्रीटमेंट चलता रहता है, उसके बाद पता चला कि कैंसर है। तो यदि मल द्वार के द्वारा खून का स्राव हो रहा है या खून आ रहा है, तो ऐसे केसेज में हमें आवश्यकता है कि लोग बाग प्रोक्टोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी अवश्य कराएं, क्योंकि हो सकता है कि वो कैंसर के लक्षण हो। तो ऐसे जिन लोगों को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनकी बाउल हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, अगेन अल्कोहल, तंबाकू को आप हर कैंसर के साथ रिस्क में एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि तंबाकू का सेवन आप किसी भी रूप में करते हैं, चाहे स्मोकलेस टोबैको है या फिर बढ़िया सिगरेट या हुक्का हो, इन सब के साथ कैंसर का रिस्क होता है। तो ऐसे लोगों को, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन की लंबे समय से शिकायत है या ब्लीडिंग हो रही है, वीकनेस बढ़ रही है, तो इन सारे लोगों को एक प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से या किसी एब्डोमिनल या हम सर्जन से भी, जनरल सर्जन से भी मिलके इस तरह से उनके जो भी लक्षण हैं उनके साथ उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें, कैंसर को लेके भी डिस्कस करें कि डॉक्टर साहब ये कैंसर के लक्षण तो नहीं है। एक अवेयरनेस बहुत आवश्यकता है। यदि अवेयरनेस होती है तो निश्चित तौर पे हम 50 to 60% कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। बिल्कुल। एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, इनके आधार पर तो हमने जाना, क्या ये जेनेटिक भी होता है? जी हाँ, कुछ लगभग 10% कैंसर यानी जेनेटिक हो सकते हैं। देखिए, जेनेटिक और हेरिडिटरी, इन दोनों टर्म्स को हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है लोगों को कि जेनेटिक और हेरिडिटरी एक ही चीज है। किसी भी कैंसर की शुरुआत के लिए जेनेटिक चेंजेज होना आवश्यक है, कोई भी कैंसर हो। कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं हम इनको, यदि हम जो साइंटिफिक भाषा में हम बात करते हैं, तो एपिजेनेटिक चेंजेस यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमारे जीन्स में जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसको एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। तो कैंसर के लिए चेंजेस तो, जीन्स में चेंजेस तो आवश्यक है। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि अनुवांशिक, जिसे हम कहते हैं अनुवांशिक, एक फैमिली से, एक परिवार से दूसरे मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, परिवार में 2 या 3 लोगों को कैंसर होना, या पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होना, ये हेरिडिटरी आनुवांशिक कैंसर कहलाते हैं। ये लगभग 10% होते हैं। 90% जो कैंसर होते हैं उनमें अनुवांशिक नहीं होते हैं, बल्कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पान है, ओबेसिटी है, उसकी वजह से एपिजेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं और वो कैंसर का कारण बनते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, हम क्या इसे रोक सकते हैं? जी हाँ, यदि हम बात करते हैं तो 70% कैंसर होते हैं वो प्रिवेंटेबल कहते हैं हम उनको। 70% कैंसर आर प्रिवेंटेबल, क्योंकि यदि हम रिस्क फैक्टर हमें पता है, हम सभी लोगों को पता है कि स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल ये कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। और हमारी दूसरा खान पान, यदि हमारा खान पान नियंत्रित नहीं है, हमारे खान पान में जंक फूड, स्पाइसी फूड ज्यादा है, प्रिजर्व्ड फूड ज्यादा खाते हैं हम, जो लंबे समय से प्रिजर्व किया हुआ है, तो ये कैंसर के कारण बनते हैं। और जब यदि हम अपनी लाइफ स्टाइल को संतुलित कर लेते हैं या व्यवस्थित कर लेते हैं, तो कैंसर का रिस्क 70% यानी 70% तक हम कम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे कैंसर को रोका जा सकता है। 100% तो नहीं, पर लगभग हम कहते हैं कि 75% कैंसर्स हैं वो हमारी बॉडी की हैबिटस की वजह से, हमारी दिनचर्या की वजह से और हमारी आदतों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो हैं इनके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर। देखिए, किसी भी कैंसर, चाहे वो जीआई कैंसर हो, चाहे दूसरे कैंसर हो, मुख्यतः 3 तरह से ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेन रोल प्ले करता है सारे जीआई कैंसर। ओके। चाहे वो किसी भी पार्ट का कैंसर हो, जीआई कैंसर हो, उनमें सर्जरी का मेन रोल होता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी होती है और कुछ केसेज में रेडियोथेरेपी होती है। ये 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। जब शुरुआती स्टेज में आता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है। थर्ड स्टेज पर ये डिसीजन लेना होता है कि हम पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पहले देते हैं या बाद में देते हैं। पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मुख्य जो रोल है इसमें क्योर करने के लिए, वो सर्जरी रहती है। रेडियोथेरेपी आम भाषा में लोग इसे बिजली की सिकाई के रूप में भी जानते हैं। इसे एक तरह की एक एक्सरे मशीन होती है, एडवांस एक्सरे मशीन होती है, जिसके द्वारा रेडिएशन दिया जाता है। और कीमोथेरेपी को लेके ज्यादातर लोग समझते हैं कि एक इंजेक्शंस होते हैं, कुछ स्पेशल तरह के इंजेक्शंस होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक होती है उसी तरह से इंजेक्शंस दिए जाते हैं। पर ये
कुछ साइड इफेक्ट्स करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, क्योंकि ये जो सेल का प्रोलिफरेशन है या सेल का डिवीजन है उनको रोकते हैं। तो लोगों के दिमाग में एक बात है जो कोविड के एरा में सबसे ज्यादा आई है कि कोविड के एरा में हम इस कैंसर स्क्रीनिंग से बचें, हम इस चीज को पोस्टपोन कर दें। तो क्या ये एक भ्रम है या सही बात है? कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम तब किया जाता है जब हमें पता है कैंसर की रिस्क ज्यादा है और हम जनरल पॉपुलेशन से जिनको सिम्टम्स नहीं है उनमें हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकें। तो कोलोनोस्कोपी कोलोरेक्टल कैंसर्स के लिए मेनली स्क्रीनिंग प्रोग्राम की तरह काम करता है, और हम लोग जो हाई रिस्क पेशेंट है, बेसिकली जिनकी फैमिली में किसी को कैंसर है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है लंबे समय तक, या जिनकी बाउल हैबिट्स बहुत रेगुलर हैं, और किसी को कुछ का स्पेसिफिक डिजीज होते हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ अल्सर्स होते हैं जिनका लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। तो ऐसे लोगों को एडवाइज किया जाता है कि इनको कैंसर, फ्यूचर में कैंसर होने का रिस्क होता है, तो ये एटलीस्ट एवरी 3 इयर्स शुरुआत में और एवरी 5 इयर्स उसके बाद में एक कोलोनोस्कोपी अवश्य कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के जहन में ये भी एक सवाल रहता है, ये मिथ है या नहीं, ये तो अभी इसी वक्त आप क्लियर करेंगे कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो क्या कैंसर से भी ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है? कुछ हद तक ये सही है कि कुछ केसेज में 10 से 20% लोगों में कुछ सीवियर टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उस समय कैंसर ट्रीटमेंट को लेके लोगों को लगता है कि ये बहुत ही टॉक्सिक है। पर इसका दूसरा पहलू है, जनरली ये सब ट्रीटमेंट जब शुरू होता है जब कैंसर आपका एक सेकंड या थर्ड स्टेज पे होता है, और लोग ये अज्यूम नहीं कर पाते हैं जो हम ट्रीटमेंट या जो साइड इफेक्ट हैं, ये शायद थर्ड स्टेज के कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, पर जब कैंसर उसकी अवस्था बदलता है, फोर्थ स्टेज में जाता है, और उसकी वजह से जब प्रॉब्लम शुरू होती है, तब पेशेंट्स को लगता है कि नहीं, हम शायद ट्रीटमेंट करा लेते तो हमें ज्यादा अच्छा होता है। तो जो लोग उसको सफर करते हैं वो रियलाइज करते हैं कि नहीं, ट्रीटमेंट उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर है या उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हमारे पास कई बार आते हैं, सर्जरी सबसे लिस्ट टॉक्सिक या लिस्ट साइड इफेक्ट वाला ट्रीटमेंट होता है कैंसर में, और पेशेंट जब सर्जरी करा के हमारे पास से रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी में जाता है, फिर बीच में लौट के आता है, डॉक्टर साहब सर्जरी से तो बहुत अच्छा हो गया था पर ये अब नहीं मैं झेल सकता हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तब आप उनको इस तरह से समझाते हैं कि देखिए, यदि आपने अभी ये 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने का जो इलाज है इसमें आपने इनको सहन कर लिया, तो आगे आने वाले 2-3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष में आप टेंशन फ्री रहेंगे और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको नहीं देखेंगे। अदरवाइज, फॉर एक एग्जाम्पल, एक लड़की थी, 18 साल की लड़की थी, उसको रेक्टम में नीचे का कैंसर था, जो मलद्वार का कैंसर था, और उसको जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने उसको एडवाइज किया कि इनको ये रास्ता निकालना पड़ेगा और मलद्वार के लिए हमें पेट से रास्ता लगाना पड़ेगा, बेड लगेगा। उस समय उसके रिलेटिव तैयार नहीं हुए कि नहीं, ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ट्रीटमेंट है, बैग लगा के हमें घूमना पड़ रहेगा। उनको बहुत समझाया कि देखिए, जब आने वाला समय आएगा, आप ये बोलेंगे कि ये ट्रीटमेंट हम करा लेना था, और वास्तव में जब वो 2 साल बाद मेरे पास आती, बोले डॉक्टर साहब आपने सही कहा था, क्योंकि अब इतना दर्द है और रास्ता तो बंद हो गया है, अब मुझे आप इमरजेंसी में ऑपरेशन कर रहे हैं और अब ये लाइलाज हो चुका है, हम उस स्टेज में आ रहे हैं, ऑपरेशन तो वही होना है क्योंकि नीचे का रास्ता बंद हो चुका है। तो इस तरह से कई बार लोग बाग उसको उस समय नहीं समझते हैं। तो एक प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता होती है, और जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे साथ यदि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, नर्सेज हैं जो ट्रीटमेंट में हमें सपोर्ट करती हैं, डाइटिशियन है, ये सारे लोग बैठ के जब बात करते हैं और पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो निश्चित तौर पे पेशेंट समझता है, उसकी मॉर्बिडिटीज या कॉम्प्लिकेशन को समझता है, और एक बेहतर वे में प्रिपेयर होके जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर, अगला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी वो ये कि जीआई कैंसर के लिए लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन सर्जरी जो है, ये आखिर क्या है और ये पेशेंट्स को किस तरह बेनिफिट करती है? दूरबीन सर्जरी को लेके या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लेके सभी लोग आज अवेयर हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो स्टोन्स हैं, यानी पित्ताशय की थैली में जो पथरी होती है, उसको लेके सभी को पता है कि आज इसका ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी या दूरबीन के द्वारा किया जाता है। कुछ लोग गलत स्पेल या गलत प्रोनाउंस करके इसको लेजर भी बोलते हैं, पर लेजर नहीं है, लेप्रोस्कोपी या दूरबीन ही है। गॉल ब्लैडर हर्निया का भी इसी तरह लेप्रोस्कोपी के द्वारा आजकल ऑपरेशन किया जा रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस तो काफी है। पर कैंसर ट्रीटमेंट को लेके पिछले यदि हम बात करते हैं कि 10 से 15 साल में इसमें एडवांसमेंट आए हैं,
उसके पहले सारी सर्जरी ओपन होती थी, पर धीरे धीरे ये कैंसर सर्जरी भी लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से जीआई कैंसर्स में और दूसरे कैंसर्स में भी होने लगी है। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसा कि दूसरी सर्जरीज में मिलता है, चाहे गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो, हर्निया की सर्जरी हो, इसमें मॉर्बिडिटी यानी जो ऑपरेशन के दुष्प्रभाव हैं वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक कोलोरेक्टल कैंसर है, कोलन कैंसर का ऑपरेशन ओपन पद्धति से करते हैं और दूसरे में हम दूरबीन पद्धति से करते हैं, तो यहाँ मरीज की रिकवरी 7 से 8 दिन में होती है, यहाँ मरीज की रिकवरी 2 से 3 दिन में हो जाती है। वहां डिस्चार्ज टाइम मरीज का हॉस्पिटल से 7 से 8 दिन होता है, यहाँ 2 से 3 दिन होता है। इसके अतिरिक्त जो कॉस्मेटिक एडवांटेज है वो तो है कि पेशेंट को स्कार, इंसिजन नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे 1 से 1.5 सेंटीमीटर के 2-3 स्कार होते हैं, यहाँ पे पूरा 12 से 15 सेंटीमीटर का स्कार होता है। तो कॉस्मेटिक एडवांटेज के साथ साथ जो मॉर्बिडिटी ऑफ सर्जरी, हम जो बोलते हैं प्रॉब्लम्स है सर्जरी के, वो बहुत कम हो जाते हैं। मरीज को पेन बहुत कम होता है ऑपरेशन के बाद, रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, और ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होती है, सर्जन के लिए भी होती है, पेशेंट्स के लिए भी होती है और रिलेटिव्स के लिए भी होती है। इसी तरह इसोफेजियल कैंसर को लेके भी जब हम बात करते हैं, तो इसोफेजियल कैंसर में जनरली हमारे 3 जगह से हम ऑपरेट करते हैं, एक चेस्ट से, एक एब्डोमेन से और नेक से। तो आप सोचिए कि यदि एक पेशेंट को 3 जगह लंबे लंबे स्कार, इतने बड़े बड़े स्कार आते हैं, तो पेन भी ज्यादा होगा और पेशेंट की रिकवरी में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या दूरबीन की जो सर्जरी होती है, उसमें हम दूरबीन के द्वारा पहले थोरेक्स को ऑपरेट करते हैं, यानी चेस्ट ऑपरेट करते हैं, फिर एब्डोमेन को दूरबीन से ऑपरेट करते हैं, और छोटा सा एक इतना सा स्कार गले में आता है और 5 सेंटीमीटर का स्कार एब्डोमेन में आता है। तो मरीज अगले दिन आईसीयू से बाहर आ जाता है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो ये सारे एडवांटेज हैं लेप्रोस्कोपी या दूरबीन सर्जरी के। बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों के दिमाग में डॉक्टर बहुत सारे जाले बुने होते हैं, बहुत सारे मिथ होते हैं, जिनकी सफाई करना आज बेहद ज़रूरी है। हम चाहेंगे डॉक्टर आप जीआई कैंसर से जुड़े मिथ के बारे में बताएँ। देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो कैंसर में लेके यही है कि बायोप्सी नहीं कराना है, और दूसरा है कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस है, इसका इलाज नहीं है। ये 2 बहुत बड़े मिथ हैं, इनको लेके हमें रोज परेशानी होती है। और दूसरा है कि जो सलाहकार होते हैं मरीज के, वो होते हैं जिनने शायद कैंसर को जिंदगी में कभी फेस नहीं किया है। तो ऐसे लोग मिथ भी बहुत ज्यादा फैलाते हैं, रूमर भी बहुत ज्यादा फैलाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि कोई भी कैंसर यदि प्रॉपरली बायोप्सी किया जाता है, उससे नहीं फैलता है। क्योंकि लोग इसी वजह से बायोप्सी नहीं कराते हैं कि बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कैंसर करीब करीब 100 तरह के कैंसर का एक समूह होता है, 100 तरह की बीमारियां एक तरह से, उनको हम कैंसर कहते हैं। तो किस तरह का कैंसर है, उसका इलाज कैसे होगा, आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारे उस बायोप्सी की रिपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। इसलिए बायोप्सी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, कोई भी कैंसर हो, जीआई कैंसर में भी और बाकी कैंसर में। दूसरा मिथ है कि कैंसर इनक्योरेबल है। तो ये लोग मान के चलते हैं कि एक बार कैंसर हो गया, काफी लोगों को आज भी ये मिथ है कि कैंसर एक बार हो गया तो इसका इलाज नहीं है और बाद में फैल जाता है। ऐसा सही नहीं है। कैंसर को यदि हम पहली स्टेज पर पकड़ लेते हैं तो 100 में से जीआई कैंसर के 90% लोग ठीक हो जाते हैं। सिमिलरली यदि हम सेकंड स्टेज पर भी पहुंचते हैं तो भी 70 से 80% लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। और यदि हम कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें तो थर्ड स्टेज पर भी 60 से 70% लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये ठीक होने का रेशियो है। सिमिलरली इसोफेजियल कैंसर में जरूर है कि यदि हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बाद हम थर्ड स्टेज पे जाते हैं तो ठीक होने के चांसेस 40 से 50% होते हैं। पर वो 50% भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ एक तरफ 100% डेथ है, वहां आपको 50% चांस मिल रहा है। तो ये लोगों को समझना जरूरी है कि कैंसर का यदि हम इलाज कराते हैं तो वो ठीक हो सकता है। ऐसा कोई भी कैंसर नहीं है जो परमानेंटली लाइलाज है, इसका इलाज नहीं हो सकता। इलाज फोर्थ स्टेज में भी हम करते हैं, उससे जो पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग होती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मिथ हैं जो हमें दूर करना है। और एक तीसरा मिथ है एज को लेके। लोगों को लगता है कि यदि एज 60 साल, 65 साल, 70 साल हो गई है तो अब इलाज कराने से फायदा नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि लोग 75 साल, 80 साल में भी बहुत एक्टिव हैं। और हम चाहे हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देखें, चाहे हम अपना फिल्म लाइन में देखते हैं, थिएटर लाइन में देखते हैं, स्पोर्ट्स में देखते हैं कि लोग आजकल, जो पहले हम देखते थे कि स्पोर्ट्स में जो 35 साल में लोग रिटायरमेंट लेते थे, आज 40-42 साल तक खेल रहे हैं।
सेम यदि हम अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं, इज इन 78 ईयर्स में इज वर्किंग फैंटास्टिकली। सिमिलरली पॉलिटिकल में यदि हम देखते हैं तो पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट वांट टू नेम, बहुत सारे लोग हैं जो 75 साल 80 साल में भी एक्टिव है। तो इसी तरह कैंसर में एज कोई लिमिट नहीं है। आपकी एक होती क्रोनोलॉजिकल एज जो 75-80, एक होती फिजियोलॉजिकल एज। हो सकता है कि 75 साल का व्यक्ति फिजियोलॉजिकली 60 साल के व्यक्ति के आसपास हो। तो यदि फिजिकली फिट हैं तो किसी भी एज पर हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। और मेरा जो ओल्डेस्ट पेशेंट था जीआई कैंसर का, ही वाज 88 ईयर्स ओल्ड। ओह तो जिस तरह आपने इन पेशेंट की उम्र के बारे में हमें बताया, मतलब मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सक्सेस स्टोरीज बताएं, क्योंकि आप इतने समय से पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। वो कौन सी स्टोरीज जो आपके दिल के बेहद करीब है, कोई एक अगर आप शेयर करना चाहें। मैं 2 स्टोरी यहाँ पे शेयर करूंगा। जी। एक स्टोरी कोलोरेक्टल कैंसर से है। यंग लेडी मेरे पास 2008 में आती है। शी वाज ऑपरेटेड समवेयर इन नागपुर और ओपीडी में मेरे को कंसल्ट करती है कि डॉक्टर साहब ये है। मैं उसका वर्कअप करता हूँ, बोलता हूँ इसमें ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा, ये दोबारा हो गया है आपका 1 साल के अंदर ही। और शायद ये तो मैं पेशेंट को कन्वे नहीं करते हैं कि कुछ कुछ इशूज रहे होंगे, उस समय प्रॉब्लम्स रहे होंगे। तो 4 दिन बाद वो लेडी आती है, बोलती है मुझे कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना है और मैं 4-5 दिन में आती हूँ। मैं कहा ठीक है। पर तीसरे या चौथे दिन वो वापस आती है इमरजेंसी में। उस समय उसका हीमोग्लोबिन 4 होता है। वो ब्लीड कर रही होती है, जहां पर ट्यूमर होता है वहां से ब्लीडिंग हो रही होती है। उसको मैं इमरजेंसी सर्जरी के लिए लेता हूँ एक प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद। और उस समय मैं उसको रिस्क ये बताता हूँ, हो सकता है कि वो ऑपरेशन थिएटर से भी बाहर ना आए। इस रिस्क के साथ उसका ऑपरेशन करता हूँ। फॉर्चुनेटली पेशेंट के लिए हमारा ऑपरेशन ठीक रहता है। और उसके बाद एक सेकंड ऑपरेशन मुझे उसके इंटेस्टाइन को जो हमने बाहर निकाला हुआ था उसको जोड़ने के लिए करता हूँ मैं 6 से 7 महीने के बाद। ये 2008 की बात है। ओके। उसके बाद क्या होता है कि 2010 या 11 में उस लेडी को एक नया कैंसर हो जाता है उसी इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में। तो उसको फिर ऑपरेट करता हूं मैं 2010, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। वो तब भी ठीक रहती है। फिर मैं जिस संस्थान में काम कर रहा था मैं उसको छोड़ चुका होता हूँ। तो वो मेरे को कहीं से ढूंढते हुए 2017 में आती है। और उसको एक जो कि कोलन कैंसर या लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर में 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनको नया कैंसर डेवलप हो सकता है फ्यूचर में, वो कैंसर ठीक होने के बाद। इसलिए उनको दूरबीन या कोलोनोस्कोपी की जो हम जांच बोलते हैं हर 5 साल में 3 साल में रिपीट करने बोलते हैं। तो 2016 में आती मेरे को कहीं ढूंढते धाड़ते हुए, बोले डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं। और फिर मैं उसके एक और ऑपरेशन करता हूँ उसी अलग जगह के कैंसर के लिए। और अभी कुछ दिन पहले, करीब 2 या 3 महीने पहले की बात है, उसका हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल में मिल गया था, किसी और की ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ था। तो मैं पूछ रहा था डॉक्टर साहब वो ठीक है। तो स्टोरी 2008 से शुरू होकर 2021 तक चलती है। और जो पेशेंट मेरे को 1 साल पहले दिखाने आई थी बोलती है कि साहब आपने बहुत अच्छा किया, जब मैं 2008 में आपके पास आई थी, इट वाज इमोशनल थिंग शी सेड, कि उस समय मुझे लगा था मैं अपने बच्चों को अब कभी देख नहीं पाऊंगी। एंड मेरे बच्चे उस समय करीब करीब 8-9 साल के थे। आज वो आपकी दुआ से, मतलब मेरी दुआ तो नहीं, भगवान की कृपा थी उसके ऊपर, कि 2021 में उन्होंने दोनों बच्चों की शादी कर ली। अरे वाह। And she said कि it is because of you. This is the success story. Number 1, there are 3 messages in this. Yes. Never give up. आपको कभी गिव अप नहीं करना है। दूसरा, फाइट इट। कैंसर को हमें फाइट ही करना है। एंड इफ यू गिव योर बेस्ट रिजल्ट्स, द पर्सन कैन बी ट्रीटेड एंड दे कैन सी देयर फ्यूचर किड्स, कि मेरे बच्चे, मैं उनकी शादी कर पा रही हूँ। एंड दैट इज इटसेल्फ इज अ वेरी सेटिस्फाइंग, हमारे लिए भी होता है, टीम के लिए भी होता है। बिल्कुल। दूसरी स्टोरी थे, मेरे कलीग थे, उनके थ्रू एक पेशेंट आई। ही वाज 125 kg इन वेट एंड ही हैड ए इसोफेजियल कैंसर। तो उनने मुझे यही बोला, मेरे कलीग ने, यार अतुल तुम कर पाओगे, 125 kg का है और बहुत, किसी डॉक्टर का वो रिलेटिव था। तो मैंने बोला नहीं सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ही हैज ए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड मार्जिनल हार्ट डिजीज। तो जब उसको मैंने ऑपरेट किया, इट इज ऑलवेज ए रिस्की प्रोसीजर एंड इसोफेजियल कैंसर एज सच इज बिग ऑपरेशन, इट टेक्स अराउंड 7-8 आवर्स। तो जब उसको किया एंड आफ्टर नाउ ही इज कंप्लीटेड 5 years नाउ। तो बोला कि साहब मेरे कैंसर को तो आपने ठीक किया, साथ में 2 बीमारियां और ठीक कर दी,
क्योंकि मेरा वजन अब 85 केजी हो गया है और मेरी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गए हैं। अरे वाह, अरे वाह। तो दिस इज करेक्ट। समथिंग वेरी इनकरेजिंग, एंड ये हमें इंस्पायर करती है कि हम अपना फील्ड में अपना जो काम है उसको डेडिकेशन के साथ करते रहें। बिल्कुल। Thank you so much, sir, for your valuable time and for educating us a lot. आपने जिस तरह से हमें आज अवेयरनेस दी है, थैंक यू सो मच सर। मैं सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से बताना चाहूंगी, आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर अतुल सोमैया, लीडिंग जीआई कैंसर सर्जन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम बंसल हॉस्पिटल भोपाल।